नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं राम एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज की कहानी महाराष्ट्र के नागपुर शहर की है। नागपुर रिनाउंड सिटी, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। भारत का एक मेट्रो शहर, तेजी से भागती लाइफस्टाइल और महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर, व्यापारिक शहर। नागपुर के इस शहर में ये कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, ये दो दोस्तों की है। पहले दोस्त का नाम है रूपिंदर सिंह उर्फ मिक्की बख्शी, उम्र 58 वर्ष। और उनके ही एक मित्र हैं, उनका नाम है ऋषि खोसला। ये लगभग 50 साल की उम्र के हैं। रूपिंदर सिंह और ऋषि की दोस्ती कॉलेज के जमाने से ही थी। दोनों का एक साथ ही ग्रेजुएशन हुआ था। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। रूपिंदर सिंह उर्फ मिक्की बख्शी के परिवार में उनकी पत्नी मधु, एक खूबसूरत युवा, मिक्की की उम्र से लगभग 20 साल छोटी, खूबसूरत पत्नी और एक बेटा राहुल। अपना शानदार जीवन चल रहा था। मिक्की बख्शी कंस्ट्रक्शन में और कूलर निर्माण कंपनी का काम देखते थे। करोड़पति व्यवसायी थे। बिजनेस में बहुत अच्छा नाम था। इसी प्रकार ऋषि जो खोसला हैं, वो भी कंस्ट्रक्शन के एक जाने माने नाम थे नागपुर के। और उनका भी काम बहुत अच्छे से चल रहा था। ऋषि के परिवार में उनकी पत्नी सोनम और एक बेटा अंकित और बेटी पायल। तो एक बेटा, एक बेटी, पत्नी, दोनों के ही छोटे परिवार। दोनों की लाइफ बहुत अच्छी से चल रही थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक कॉल कैसे जिंदगी बदल देता है दो परिवारों का, कैसे पूरी दुनिया यू टर्न ले जाती है एक कॉल के माध्यम से, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है ये कहानी। 20 अगस्त 2019 को रात लगभग 8 बजे ऋषि खोसला को एक फोन आता है मिक्की के घर से कि आप जल्दी से नागपुर में कड़वी चौक पर पहुंचे। कड़वी चौक नागपुर की एक प्रसिद्ध जगह है। वहां पर मधु मैडम की गाड़ी खराब हो गई है और उन्हें आपकी जरूरत है। तो ऋषि खोसला फोन को अटेंड करने के साथ ही निकल पड़ते हैं मदद करने के लिए। जैसे ही वो जा रहे होते हैं, रास्ते में एक ऑटो वाले से उनकी टक्कर होती है। गलती ऑटो वाले की ही थी। जैसे ही वो डांटने लगते हैं ऑटो वाले को, तो ऑटो में बैठे 3-4 लोग निकल के आते हैं और उनके तेवर कुछ सही नहीं थे। एक साधारण सी टक्कर वाले तेवर नहीं लग रहे थे। ऋषि खोसला को समझ में आ जाता है कि भाई बात कुछ और है। तो वो वहां से चुपचाप उनको समझाते हुए, माफी मांगते हुए गाड़ी में बैठ जाता है और निकल पड़ता है। समझ जाता है कि भाई ये कुछ बात अजीब है। थोड़ी देर के बाद में वो गाड़ी से आगे बढ़ता है और घर जाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। इतने में वो सोचता, अगर मैं घर चला गया और ये लोग जिस प्रकार से मुझे मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं या पीछे पीछे आ सकते हैं, तो इनके इरादे तो नेक नहीं है। तो घर एक बार मेरा देख लिया तो मुझे भविष्य के लिए भी दिक्कत हो सकती है। तो वो रास्ते में एक जगह गाड़ी को रोक कर, गोंडवाना चौराहे के पहले गाड़ी रोकने के बाद में फोन निकालकर जैसे ही नंबर डायल करते हैं, फोन लगाते हैं मधु को कि मधु, मुझे ऐसे ऐसे फोन आया था कि मुझे तुम्हारी मदद करनी है। तुम्हारी गाड़ी खराब है, लेकिन कुछ लोग मुझे ट्रेस कर रहे हैं और मुझे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझ पर हमला हो सकता है। इतने में ही एक जोरदार
वार होता है ऋषि खोसला पे, और एक वार के साथ ही वो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। 3-4 अपराधी उन पर हमला करते हैं और उनको जान से मार देते हैं। मारने के बाद में उनकी लाश को एक सुनसान इलाके में घसीट के पटक देते हैं, उनकी गाड़ी को ले जाके दूर रख देते हैं। लाश को देखकर एकदम से लोगों की भीड़ लग जाती है। पुलिस को सूचना दी जाती है कि ऐसे ऐसे एक लाश पड़ी है। तुरंत पुलिस वहां पर पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के साथ में ही शहर की पुलिस कमिश्नर उस समय की विनीता साहू भी पहुंच जाती हैं। बॉडी को तुरंत मेयो हॉस्पिटल, नागपुर का प्रसिद्ध मेयो हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उनको देखते ही मृत घोषित कर दिया जाता है ऋषि को, और इसके साथ ही उनकी जो आगे की प्रोसीजर होती है हॉस्पिटल में वो चलती है। ये तो रही एक हिस्सा, कहानी का एक भाग। पुलिस इसकी जानकारी ऋषि घोसला के परिवार को देती है, और इसी के साथ में मिक्की बख्शी के घर में भी ये जानकारी मिलती है। तो मधु, जो मिक्की की वाइफ है, पुलिस को ये जानकारी देती है कि ये मर्डर मेरे पति मिक्की बख्शी और मेरे भाई कपिल भाटिया ने करवाया है। पुलिस ये सुनकर एकदम से वो तो अलर्ट हो जाती है कि भाई ये क्या कह रही हैं, अपने पति और अपने भाई के खिलाफ ही ये एलिगेशन लगा रही हैं, इसका क्या कारण है। तो पुलिस मधु के बयान के आधार पर मिक्की को पकड़ती है। मिक्की के साथ में थोड़ी सख्ती जब बरतती है और उनको साक्ष्य बताती है, उनकी कॉल डिटेल निकाल के उनको वो जो बताती है, तो मिक्की टूट जाता है और अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। और इसके लिए जो कहानी बताता है, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड बताता है, वो सुनने के बाद में निश्चय ही हमारी जो रिश्तों पर एक भरोसा है उसको धक्का लगता है। तो ये बात है कॉलेज से निकलने के बाद की। कॉलेज से निकलने के बाद मिक्की सीआरपीएफ ज्वाइन करता है। सीआरपीएफ ज्वाइन करने के बाद में उसकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के गढ़चिरौली में होती है। वहां पर वो देखता है किस प्रकार ठेकेदार, अफसर और प्रशासन मिलकर एक लूट खसोट का नेक्सस चला रहे हैं। तो उसको देखकर वो भी सोचता है कि ये पुलिस की नौकरी, सीआरपीएफ पुलिस की नौकरी मेरे लिए नहीं बनी है। वो पुलिस की नौकरी छोड़ देता है और आने के बाद में अपनी यूथ फोर्स नाम की एक कंपनी डालता है। क्योंकि मिक्की शुरू से ही थोड़ा अपराधी प्रवृत्ति का था, मारपीट करना, धमकी देना, इस प्रकार की एक्टिविटीज उसकी कॉलेज लाइफ से और बचपन से ही थी। नौकरी को छोड़ने के बाद में नवयुवकों को इकट्ठा करके कंपनी यूथ फोर्स डालता है। उनका काम ये रहता है कि जितनी विवादित जमीन होती हैं, जो प्रॉपर्टी बिल्डर्स के जो विवाद होते हैं, उनको सॉल्व कराना और उसमें अपना कमीशन लेना। ऐसे कर करके वो लगभग 3,000 लोगों से मिलकर अपनी यूथ फोर्स बना लेता है। अब उसका धीरे धीरे नागपुर की गलियों में, शहर में उसका नाम बढ़ता जाता है। कोई भी विवादित अगर प्रॉपर्टी है तो बिना मिक्की के वो सॉल्व नहीं होगी। उसका मैटर सॉर्ट आउट कौन करेगा? मिक्की बख्शी। इस प्रकार उसकी दोस्ती अच्छे लोगों में, बुरे लोगों में हर जगह होती है, और उसका कद भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जो इसका दोस्त है ऋषि खोसला, इसकी शादी हो जाती है। ये अपना व्यापार कर रहा होता है सॉरी। और दोस्ती दोनों की अच्छे से चल रही होती है। पार्टियां दोनों साथ करते हैं, मिलते हैं। शहर के अमीर लोगों की उठना बैठना है दोनों का ही। लेकिन ऋषि खोसला की तो शादी हो गई है, मिक्की बख्शी की शादी नहीं हो पाई है। तो बातों बातों में एक दिन ऐसे ही ऋषि कहता है कि पार्टी में कई लोग थे, उसमें एक कपिल भाटिया नाम के भी व्यक्ति थे जो इनके क्लासमेट थे, कि भाई अब हमारे मिक्की भाई की भी शादी होना चाहिए और हमें इसकी चिंता बाहर करने की आवश्यकता नहीं है। कपिल की बहन
से ही इसकी शादी हो जाए तो कैसी हो। जब ये बात सुनते हैं सभी लोग तो उस पे सीरियसली विचार करते हैं और कपिल को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। वो कहता अगर मधु तैयार है तो हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मधु इस रिश्ते से कोई उसको प्रॉब्लम नहीं थी और मधु मान जाती रिश्ते के लिए। मधु एक एमबीए थी, थोड़ा-सा प्रॉब्लम दोनों की एज को लेकर था, लेकिन दोनों मान जाते हैं। मधु कहती मैं तैयार हूँ और दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में एक बेटा भी होता है, राहुल। बढ़िया से लाइफ चल रही है। अब मिक्की की शादी भी हो गई, उम्र ज़्यादा थी, कोई बात नहीं। अच्छे से दोनों परिवार, ऋषि और मिक्की की अ, फैमिली लाइफ चल रही है। बात बदलती है 2012 में। एक प्रॉपर्टी विवाद को लेकर गणेश तांबड़े नाम के एक कांग्रेस के नेता होते हैं, उनका मर्डर हो जाता है और इस मर्डर का आरोप मिक्की बख्शी पे लगता है। क्योंकि केंद्र में उस समय सरकार, स्टेट में उस समय सरकार कांग्रेस अलायंस की थी और इस पे पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और मिक्की बख्शी को 3 साल के लिए जेल में जाना पड़ता है। इस दौरान जो यूथ फोर्स का काम, प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड जो काम है, मधु देखती है। मधु भी एक पढ़ी लिखी लड़की थी, एमबीए किया था। इस दौरान ऋषि मधु की पूरी मदद करता है। ना केवल उसको एक मेंटल सपोर्ट देता है, लेकिन इसी बहाने उन दोनों के शारीरिक संबंध बन जाते हैं। क्योंकि उम्र का भी डिफरेंस था दोनों की उम्र में, मिक्की की और मधु की। ऋषि उसकी तुलना में ज्यादा युवा था, तो ऋषि और मधु के एक बार जो संबंध बनते हैं और वो नियमित रूप से उनके संबंध बनने लगते हैं। अब 2-3 साल जब तक वो जेल में रहा और इनके ये अवैध संबंध कायम हो गए और जब एक बार कायम हो गए तो जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि फिर एक बार जो वासना की पट्टी आंखों पे बनती है तो फिर कुछ दिखाई देता नहीं है। ऋषि भूल जाता है कि मैं अपनी अ, भाभी रिश्ते में जो लगती हैं, दोस्त की पत्नी के साथ में ये क्या कर रहा हूँ और मधु भी भूल जाती है कि मैं अपने पति के दोस्त के साथ में ये अनैतिक काम कर रही हूँ। लेकिन खैर, अ, जब इस प्रकार की आदत पड़ती है और इस प्रकार के दलदल में कोई कूदता है तो फिर लोक लाज और इस प्रकार के विचार नहीं आते हैं। अब इनके ये चल रहे हैं, संबंध बन गए। अब जब 3 साल के बाद में मिक्की जेल से लौट के आता है तो वो देखता है कि भाई बिल्कुल ही स्थिति उलट हो चुकी है। मिक्की की पत्नी जो मधु है, बिल्कुल भी उसको कोई तवज्जो नहीं दे रही है मिक्की को। ऋषि का आना जाना घर में बहुत ज्यादा हो गया है, बेडरूम में बेधड़क आ जाता है और उससे जिस प्रकार से बात करता है मधु से, उसकी पत्नी से, तो काफी ऑफेंसिव लगता है उसे कि भाई ये क्या हो रहा है। एक बार मिक्की अपने ऑफिस से कुछ जल्दी आ जाता है, किसी काम के सिलसिले में उसे बाहर जाना होता है, तो घर से होते हुए उसे जाना था। तो जब घर आता है तो ऋषि खोसला की गाड़ी उसके घर के बाहर खड़ी होती है। दबे पांव ऊपर जाता है। जब वो बेडरूम की अंदर झांकता है, देखता है, सुनता है, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। अंदर मधु और ऋषि दोनों ही मादरजात अवस्था में, मतलब एक प्राकृतिक अवस्था में थे। दोनों के शरीर पर कोई कपड़े नहीं और शारीरिक संबंध बना रहे थे। ये देखकर मिक्की एकदम चिल्लाता हुआ अंदर जाता है। दोनों एकदम से दूर हो जाते हैं। ऋषि हंसते हुए बोलता है कि भाई क्या हो गया, जब तुम नहीं थे तो मुझे अपने दोस्त की मदद तो करनी थी। ये सुनकर मिक्की आग बबूला हो जाता है कि इतनी बेशर्मी कर रहे हो और ऐसा काम करते हुए बेशर्मी से आंसर दे रहे हो मुझे। वो ऋषि बड़ा ही मुस्कुराते हुए और हंसते हुए वहां से निकल जाता है। मधु को डांटता है मिक्की
मिक्की की बातों का मधु पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मिक्की अपने साले कपिल से कहता है कि तुम्हारी बहन ऐसा काम कर रही है, मैं क्या करूं? समझाने की कोशिश कपिल करता है, लेकिन दोनों ही मानने को तैयार नहीं थे। इन चीजों से मिक्की बहुत परेशान रहने लगता है, और चूंकि वो भी एक आपराधिक प्रवृत्ति का था, वो अपना एक गैंग चलाता था यूथ क्लब के नाम से, टेरर, टैक्स वसूली करना, बीच बचाव कराना, इस प्रकार का काम तो करता ही था। तो वो अब एक कठोर निर्णय लेता है मिक्की, अब कुछ भी हो जाए ऋषि को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए वो किराए के अपराधी, शार्प शूटर, पैसे लेके मर्डर करने वाले लोग को हायर करता है। इन लोगों को सुपारी दी जाती है कि ऐसे ऐसे आपको ऋषि खोसला का मर्डर करना है, और ये अपराधी घेर कर गोंडवाना चौक पर ऋषि खोसला का मर्डर कर देते हैं। पुलिस विभिन्न आपराधिक धाराओं में मिक्की बख्शी के खिलाफ आरोप कायम करती है, और उसके बयानों के आधार पर जो किराए के अपराधी थे, जो मर्डरर थे, उनको भी वो राजस्थान के बाड़ी के एक धार्मिक क्षेत्र की छत से चारों अपराधियों को पकड़ लेती है। तो ये तो आज की कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी सुन के बहुत अच्छा लगा होगा, और ये आपको समझ में आया होगा कि हम अपने रिश्तों को बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, और हमारे रिश्ते कुछ ही लालच में आके कैसे कुछ लोग उनको तोड़ देते हैं। तो हाजिर होते हैं कल एक नई कहानी के साथ। जब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखना। धन्यवाद।